दोस्त अगर 72nd बीपीएससी अगर दे रहे हो और फर्दर एडीओ एग्जाम देना है या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम 2026-27 में देना है तो ये पीवाई क्यू सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अभी हमने काफ़ी सारे एग्जाम्स का डिस्कशन किया है, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट के जो 2025 एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स के जीएस क्वेश्चन को। ऑब्वियसली सारे जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड है। एंड हम लोग यहाँ पे काफ़ी हॉलिस्टिक डिस्कशन करेंगे, आप देख सकते हो आंसर के अलावा यहाँ पे फर्दर वैल्यू एडिशन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देख सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन है कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो डू वॉच पिक्टोरियल, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे दिखाया जा सकता है, दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है इसमें, मतलब जो जीएस से रिलेटेड है, बाकी मैथ से रिलेटेड है, तो हम लोग सिर्फ जीएस करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, जो कि फर्दर आपको वैल्यू एडिशन कर सकता है आपके फर्दर प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फर्दर। नाउ यहाँ पे आप देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इन द बरीड सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेज ड्यू टू, बेसिकली कह रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेज ड्यू टू। तो ये डिकम्पोज होता है क्यों? क्योंकि द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज कर देता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ सेकंड नंबर देखो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इफ 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 2 सेकेंड इन ए कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, राइट, 6/2। 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 नंबर, कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर है। जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर, उसको क्या कहते हैं, तो बेसिकली लिटमस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। आप सबको पता होगा कि लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर में, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं, जब ये रेड टू ब्लू चेंज हो जाए, ठीक है, रेड लिटमस से ब्लू चेंज हो जाए, तो ये बेसिकली बेसिक होता है, बेसिक सोल्यूशन या बेसिक इन नेचर होता है। जब ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू टू रेड, यहाँ पे 2 लिख लें दो, टू रेड, तो ये बेसिकली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, लेट से कि यहाँ पे ये कह रहा है रेड टू ब्लू और ब्लू से बेसिक, ठीक है, मतलब ब्लू में चेंज हो गया, ये है बेसिक नेचर वाला, और रेड में चेंज हो गया तो रेड थोड़ा सा वो आपको पता है कि डेंजर को दिखाता है, तो ये बेसिकली एसिडिक हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है वो कौन सा होता है, वो रॉट आयरन होता है, ठीक है। और इसमें जो है 99.5% जो है आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है, रॉट आयरन। स्टील क्या होता है, आयरन प्लस इसमें अगर कार्बन मिक्स कर दो, ठीक है, कार्बन कितना, लगभग 0.5 to 2% के अराउंड, ठीक है, तो ये स्टील बन जाता है, ठीक है। नाउ ये जो कार्बन यूज होता है ये किसके लिए यूज होता है, तो ये बेसिकली हार्डनेस के लिए यूज होता है। फर्दर स्टेनलेस स्टील होगा तो उसमें निकल और कैडमियम को भी ऐड करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे स्टील का जो फॉर्मेशन होता है, आयरन प्लस 0.5 से लेकर 2% जो है कार्बन कंटेंट डालते हैं, तो ये स्टील का फॉर्मेशन ले लेता है जो आयरन है वो, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आपने देख लिया कि रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। 5 नंबर है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ ऑकर्स इन, डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है इन प्रोटोजोआ, वो ऑकर्स इन कहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली ये फूड वैक्यूल्स में देखने को मिलता है। जो प्रोटोजोआ है उसका डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो फूड वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब्स का टुवर्ड्स ओव्यूल, वो एग्जाम्पल है किसका, तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली केमियोट्रोपिज्म का, राइट। 7 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स करता है, द बेसिक फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। 8 नंबर है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है, तो वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब इसके अलावा जितना भी होगा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेस देन 1 नहीं होता इन जनरली, मोर देन 1 होता है। चाहे आप वाटर का ले लो या फिर आप इसका ले लो, ग्लास का ले लो, डायमंड का ले लो, ये सबका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है, तो 1 होता है। नाउ 9 नंबर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे अपना जीएस सेक्शन आ गया, वो साइंस था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन विच सिटी और इन द सिटी। तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये फॉर्म हुआ था 1925 में, ठीक है।
और ये कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। 10th नंबर जो है, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939। तो ये देखो, ये बेसिकली त्रिपुरी क्राइसिस की बात कर रहा है, त्रिपुरी क्राइसिस की बात कर रहा है। मतलब त्रिपुरी क्राइसिस में क्या हुआ था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी सेकंड टाइम के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आईएनसी का कंटेक्ट कर रहे थे, तो साथ में थे सीताबी रमा, उनके अगेंस्ट में कौन थे, तो पिताबी सीतारामैया, जिसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो फर्दर सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं ये इलेक्शन, बट गांधी जी का सपोर्ट नहीं रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा नाराजगी बनती है, और जो है गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन कर देते हैं आफ्टर त्रिपुरी क्राइसिस, ठीक है। अब त्रिपुरी क्राइसिस के बाद जैसे वो रिजाइन करते हैं एंड फर्दर फॉर्म्ड करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कब होता है, 1939 में ही, है ना। और उसके बाद से जब रिजाइन कर देते हैं तो आईएनसी का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उनका प्रेसिडेंट का सीट खाली हो गया रिजाइन करने के बाद से, तो किसको इलेक्ट किया जाता है फर्दर, तो राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस जी 39 में रिजाइन कर देते हैं। फिर वो पहली बार कब करते हैं, तो हरिपुरा सेशन होता है। हरिपुरा सेशन कब होता है, हरिपुरा सेशन 1938 में, ठीक है। उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और दोबारा जब होते हैं तब उनको ऐसा देखने को मिलता है कि वो रिजाइन कर देते हैं, मतलब आफ्टर दैट क्राइसिस, ठीक है। दोबारा कहाँ होता है, तो त्रिपुरी में, पहला हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी, ठीक है। नाउ जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट है बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और साथ में साथ यंगेस्ट भी है, राइट। नाउ जवाहरलाल नेहरू जो है कब कब प्रिसाइड करते हैं, एक तो 1929, और इसके अलावा जो है 1936 जो फैजपुर सेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। 29 जो है लाहौर सेशन होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना इन्फो है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो भी है वो सब सारे, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये प्रेसिडेंट थे, तो उसका भी मैंने जिक्र कर दिया है। तो आई होप कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्या, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन ध्यान से देखने वाली है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार जो है कन्वर्ट हो गया था बाई कैमरल में, ठीक है। तो बाई कैमरल में कन्वर्ट हुआ तो फर्दर फॉर्म हुआ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये बताना है कि कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये बेसिकली जो है, देखो बाई कैमरलिज्म यानी कि बाई कैमरल फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस ही हुआ था 1919 में, और उसी के थ्रू जो है बिहार जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना था। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन ए है 1919, ठीक है। यह फर्दर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जब एक्सटेंशन हुआ तो 1935 में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत पहली बार इन 1912 जो है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश होता है। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टेब्लिश होता है कब, 1912 में, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना, जिसका पहला सीटिंग होता है ऑन 20 जनवरी 1913 को, कहाँ पे, पटना कॉलेज बांकीपुर में, ठीक है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन याद होगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार का जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है पहली बार एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। बिहार जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना था कब, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, राइट। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया अच्छे से, ओके। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग वॉज फॉर्म बाई, किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। ये देखो, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉर्म किया गया था एंड सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है मोर देन अबव, दोनों आदमी लोग फॉर्म किए थे। कब हुआ था ये फॉर्मेशन, तो देखो जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के अंडर में, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था, डोमिनियन स्टेटस का नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 1928 में आया था। अब ये डोमिनियन स्टेटस का मांग कर रहे थे, बट इन दोनों का, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी अलॉन्ग विद अदर एसोसिएट्स, ठीक है, ये लोग का था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का फॉर्म किया था, ठीक है, ठीक है। कब, 1928 में, कहाँ पे फॉर्म किया था, लखनऊ में, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के, एस श्रीनिवास अयंगार थे, ठीक है। तो एस श्रीनिवास अयंगार जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। 1928 में फॉर्म हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कौन फॉर्मेशन, मतलब इसके फाउंडर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, राइट।
नाउ फर्दर वैल्यू एडिशन देख लेते हैं कि यहाँ पे सिमिलर नेम साउंडिंग है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, पहला तो था कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, और जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अब दूसरा है। ये कहाँ पे बना था? ओवरसीज में बना था। कब? 1942 में। दो इनडायरेक्टली जो है छुप के, ये पहले से ही एक्टिव था 1920 से लेकर 1940 तक, बट ऑफिशियल नोट पे ये एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये जो होगा 1940 में। कब? कहाँ, मतलब कहाँ हुआ था? इन टोक्यो जापान में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। फर्दर जो है सुभाष चंद्र बोस जी को इसका लीडरशिप दे दिया गया था इन 1943। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोनों क्लियर है ना। भगत सिंह जी का काफ़ी सारा हम चीज़ देखते हैं यहाँ पे, लेकिन इनका एक बुक है वो याद रखना, कौन सा? YMI एन एथिस्ट। ठीक है, ये बुक सबको पढ़ना चाहिए, दो मुझे भी पढ़ना है, बट जब भी मेरे को फ्री टाइम में होता है, मतलब एग्जाम से, तो आई डेफिनेटली रीड दिस। ठीक है, ओके। नाउ 13 नंबर देखो, जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? अब सी यहाँ पे अभी देखो मैंने फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, तो मैं यही बोलता हूँ कि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कुछ, तो फर्दर क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से आ ही जाएगा, क्योंकि मैं कहीं खुद से पढ़ा होता हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखो यहाँ पे फर्दर आपको लाइव एग्जाम्पल देखने को मिल गया। नाउ जो है वो कब कब प्रेसिडेंट रहते हैं INC के? 1936 फैजपुर सेशन, 1929 जो है लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करते हैं वो। ठीक है, रावी रिवर पे फ्लैग फ्लर करते हैं, मतलब फहराते हैं। ओके, नाउ 14 नंबर जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वेयर एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी? हिंदुस्तान HRA बेसिकली, इससे कौन एसोसिएटेड है वो पूछा हुआ है। तो योगेश चंद्र चटर्जी जो है HRA से एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, वो सारे लोग जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे। नाउ 15 नंबर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो सुभाष चंद्र बोस जी है, इनका बुक एक देख लेना। बुक कौन सा है? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल बुक किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। जवाहरलाल नेहरू जी का बुक जो है वो कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, नाउ 15 नंबर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज ग्रुप वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन रोबरी? काकोरी ट्रेन रोबरी जो है उससे कौन सा रिवॉल्यूशनरी ग्रुप एसोसिएटेड था? तो ये बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कमेटी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, HSRA। ठीक है, ये बेसिकली जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है फिरोज शाह कोटला में होता है, दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, कब होता है? 1924 में आई थिंक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसको एस्टेब्लिशमेंट कौन करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट भगत सिंह जी हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग होते हैं। ठीक है, 16 नंबर है कि हु वाज नोट व्हेन वाज नो टैक्स मूवमेंट लंच्ड इन बरदौली? तो बरदौली में नो टैक्स मूवमेंट कब लंच हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, और 1928 में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मतलब INC के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बरदौली सत्याग्रह आप सबको पता है। और प्रेसिडेंट नहीं देखते हैं कि बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था, उसका वो देखते हैं कि बरदौली सत्याग्रह इसके लीडर कौन थे? लेड बाई सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ओके। नाउ 17 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन हेल्प्स कंजर्व द इन्वायरमेंट? ये बेसिकली जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी जनरेशन जो है वो हेल्प करता है? तो बेसिकली जो है हाइडल भी करता है, सोलर भी करता है, और बायोगैस भी। ठीक है, ऑल आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ 18 नंबर देखो कि एज पर द करंट एस्टिमेट्स अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इज शेयर्ड बाय स्टेट्स। कह रहा है कि करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से जो 25% ऑफ इंडियाज़ का टोटल पॉपुलेशन है वो शेयर्ड बाय कौन से स्टेट? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार में 13 करोड़ से ज़्यादा जनता है, और यूपी में अब जो है 25% के अलाउंड जनता चली गई है। तो टोटल लगभग आप देख सकते हो कि ये जो है 40 करोड़ के आसपास हो गया। तो 25% तो लगभग हो ही गया, है ना। 19 नंबर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉयल एंड स्टेट्स इज करेक्टली मैच? तो बेसिकली देखो ब्लैक सॉयल मेघालय में नहीं देखने को मिलता है,
ब्लैक सॉइल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में, थोड़ा बहुत एमपी में, राइट। ब्लैक सॉइल को कौन सा सॉइल कहते हैं? रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सही होता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल्फ प्लगिंग सॉइल होता है, यहाँ आप लिख लें दो, सेल्फ प्लगिंग होता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन होता है इसमें कंपेयर टू अदर सॉइल, ठीक है, दोनों। लेटराइट सॉइल गोवा में देखने को मिलता है, बिल्कुल बात सही है। एरिड सॉइल गुजरात में नहीं देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर देखो, अरेंज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टर्म्स ऑफ देयर बेसिन एरिया। बेसिकली बेसिन एरिया के बेसिस पे जो भी पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया है उसको अरेंज करने का, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर रिवर, वो किसका होता है? तो गोदावरी का होता है। उसके बाद से किसका होता है? ये बेसिकली कृष्णा का होता है। और फिर किसका होता है? कृष्णा के बाद से नर्मदा का होता है, सॉरी महानदी का होता है, और देन फिर नर्मदा का होता है, ठीक है। तो 2431 इज़ द राइट आंसर। नाउ यहाँ पे देखो, नर्मदा जो है अरबियन सी में ड्रेन करता है, ठीक है। वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, वेस्ट फॉलोइंग, यहाँ पे WF लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ गोदावरी, महानदी और कृष्णा जो है ये बे ऑफ बंगाल में करता है ना, और ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और देख लो, यहाँ पे नर्मदा का ओरिजिन जो है ये अमरकंटक है, राइट। यहाँ पे गोदावरी का देखो तो ये है त्रिम्बकेश्वर, और कृष्णा का ओरिजिन देखोगे तो ये कहाँ पे है? महाबलेश्वर, ठीक है। दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है, ये MP में पड़ता है। ओके, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। नेक्स्ट है कि इंडियाज बक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन। देखो इंडिया का बक्साइट डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? बेसिकली मैकाल रेंज, ठीक है। और मेजर बक्साइट प्रोड्यूसर जो है, मेजर बक्साइट प्रोड्यूसर या फिर रिजर्व बोल दो, तो ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में, राइट। नाउ 22 नंबर जो है, ये देखो बक्साइट ऑब्वियसली एल्युमिनियम का ओर है। नाउ 22 नंबर जो है, द प्लेस रिकॉर्डिंग ए ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द प्लेस रिकॉर्डिंग ए ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये बेसिकली जोधपुर में मिलेगा, ठीक है। 23 नंबर देखो, अरेंज द फॉलोइंग पिक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो जब ये है अरेंज करना है तो धूपगढ़, महेंद्रगिरी, दोराबेटा और गुरु शिखर, ठीक है। यहाँ पे धूपगढ़ देखो सतपुरा का हाईएस्ट पीक है, जो कि महादेव हिल्स के पास में आपको देखने को मिलेगा। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा MP में, ठीक है, सॉरी उड़ीसा इंडिया में देखने को मिलेगा। और डोडाबेटा जो है नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और गुरु शिखर जो है अरावली का हाईएस्ट पीक है, राजस्थान में देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन जो है इसका 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ईस्टर्न मोस्ट इन इंडिया। तो इनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट इन इंडिया। तो बेसिकली काजीरंगा, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? आसाम, ठीक है। कहाँ पे, कौन सा रीजन या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप? तो ये है गलागोट एंड नवागांव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आसाम के। रणथंबोर ये जो है MP और राजस्थान के जंक्शन पे बॉर्डर जहाँ पे शेयर करता है, बेसिकली दोनों रणथंबोर नेशनल पार्क के आसपास आता है, ठीक है। मानस जो है ये कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। जो फाइनल सेशन था ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कब हुआ था? बेसिकली 24 जनवरी 1915 को, जहाँ पे जो है फाइनल साइन हो गया था, ड्राफ्ट। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। कितने मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट के द्वारा इन द राज्यसभा? तो बेसिकली 12 मेंबर जो है नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन द राज्यसभा। नाउ 27 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर्स क्या करता है? इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। 28 नंबर जो है, द प्लूरल टर्म ऑफ मीडिया इज। देखो मीडिया का प्लूरल टर्म पूछा हुआ है, तो मीडिया खुद एक प्लूरल टर्म है, राइट। इसका सिंगुलर टर्म जो है ये कौन सा है? सिंगुलर टर्म कौन सा है? तो मीडियम। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका नन हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है कि घड़ा कटंगा वॉज ए किंगडम ऑफ। घड़ा कटंगा जो है ये किंगडम कहाँ का था? तो ये बेसिकली किसका था? तो ये गोंड्स लोगों का किंगडम था, ठीक है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कायस्थ इज ए कास्ट ऑफ। बेसिकली ये स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज जो होते हैं उनके कास्ट है। कायस्थ जो है वो कास्ट किसका है? स्क्रिप्ट्स और सेक्रेटरीज उनके, ठीक है। नाउ केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड नियर। केप ऑफ गुड होप जो है कहाँ देखने को मिलता है? बेसिकली साउथ अफ्रीका। और ये जो है
जो साउथ अफ्रीकन पार्ट है यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और वास्को ड डिगामा वाला आपको कंसेप्ट पता ही होगा कि पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, फिर जमोरियन जो है यहाँ से इसको लेकर चला जाता है इंडिया में, ठीक है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज फाउंड इन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली हिली और फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे देखने को मिला है, तो ये है रुड़की में, ठीक है। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फॉर ह्यूमन ईयर्स, ये कितना होता है 20 से 20 किलो हर्ज, 20 to 20 किलो हर्ज, ठीक है। ये देखो 35 नंबर, द वीक जोन वेयर द अर्थक्वेक्स वेयर आर मस्टली लाइकली टू ऑकर आर नॉन एज, तो ये बेसिकली वीक जोन जहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है ये है बेसिकली सिस्मिक जोन बोलते हैं उसको, ठीक है। 36 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा नहीं है, तो है बेसिकली लेवर सिस्टम। बाकी जो है स्प्रिंकल सिस्टम वो है, अभी ड्रिप इरिगेशन और ड्रिप सिस्टम जो है ये भी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। नेक्स्ट आपको 37 नंबर यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान देना। हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था। देखो लुईस पास्चर जो है, इसलिए मैं पूछता हूँ कि ताकि आप मतलब चीज़ों को सही से कर पाओ। हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये बेसिकली है लुईस पास्चर, ठीक है। फर्दर देखते हैं वैल्यूएडिशन, एडवर्ड जेनर यहाँ पे आप देख रहे हो, एडवर्ड जेनर जो है फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन जो है इन्होंने बनाया था किसका, स्मॉल पॉक्स का। तो पहली बार वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया था किसका, स्मॉल पॉक्स का। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखोगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंटी बैक्टीरियल इंजाइम को, ठीक है, जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है, 1921 में। और ये जो है लाइसोजाइम जो है बेसिकली नेचुरली अगर कहाँ पर करता है, तो ये बेसिकली हमारे टीयर्स में या सलाइवा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि हमारे टीयर्स में कौन सा इंजाइम देखने को मिलेगा, तो लाइसोजाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। और टीयर जो है निकलता किसके लिए, मतलब किसकी वजह से है, या फिर उसके लिए कौन सा ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है, तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है टीयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल। अब फर्दर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किसका करता है, पेनिसिलिन का डिस्कवर करता है 1928 में, पेनिसिलिन का, ठीक है। ये जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है टू बी डिस्कवर्ड। तो पहला अगर वैक्सीन बोले, ठीक है, मतलब वायरल, तो ये एडवर्ड जेनर करते हैं। और फर्स्ट एंटीबायोटिक वैक्सीन जो है डिस्कवर करते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, ठीक है, उसको कौन करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते हैं, ओके। नाउ लुईस पास्चर जो है ये कौन सा थ्योरी देते हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज देते हैं। ये इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन क्रिएट किया था फॉर रेबीज, तो रेबीज का वैक्सीन जो है किसने क्रिएट किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। एंड साथ में साथ और भी किसका जो है किया था इन्होंने डिस्कवर, तो एंथ्रेक्स का किया था, ठीक है। जर्म थ्योरी जो है ऑफ डिजीज इन्होंने लुईस पास्चर डिस्कवर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स। अब ये देखो एंथ्रेक्स जो है ये एक सीरियस डिजीज है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये कैटल्स में जो है, सिप और कैटल्स में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। समटाइम्स ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है जो कि फर्दर कॉज कर देता है डेथ। तो एंथ्रेक्स वाला जो है बेसिकली एनिमल या सिप में देखने को मिलता है, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया था, फर्स्ट वैक्सीन इसका एंथ्रेक्स का और रेबीज का किसने किया था, तो है लुईस पास्चर ने, ठीक है। नाउ इन्होंने इन्वेंट किया था फर्दर द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन, ठीक है, जो क्या करता है, किल करता है हार्मफुल माइक्रोब्स इन फूड एंड ड्रिंक्स। बेसिकली मिल्क या वो जो है प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं उसको किल कर देता है। तो इसको डिस्कवरी किसने किया था, इसके बारे में किसने बताया था पहली बार, तो लुईस पास्चर ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन वाला क्लियर हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो या पेस्चुराइजेशन हो, दोनों लुईस पास्चर। पेनिसिलिन हो, इसका जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसोजाइम का डिस्कवर कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर जो है पहली बार वैक्सीन का डिस्कवर करते हैं, और किसका करते हैं, स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, तो एडवर्ड जेनर। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगा होगा। नेक्स्ट देखो 38 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा जो है इसमें से एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो बेसिकली जो है मोर देन वन हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया से होता है, क्लोरा जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है, और चिकन पॉक्स तो वायरस से है। सारे जो है लगभग कम्युनिकेबल डिजीज हैं। नाउ 39 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज ड्यू टू फंगी, फंगी की वजह से कौन सा प्लांट डिजीज होता है, तो ये बेसिकली है रस्ट ऑफ व्हीट। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि ये है व्हीट का प्लांट, राइट, और ये जो है येलो कर देता है, ये येलोइंग दिख रहा है आपको, ये बेसिकली जो है बिकॉज ऑफ ये बीमारी रस्ट ऑफ व्हीट की वजह से, ये बेसिकली फंगी होता है, फर्दर फसल को खराब कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉज्ड बाय फंगस होता है। इसको और भी किस नाम से जानते हैं, तो पिक्यूनिया के नाम से जो है फंगस, इस फंगस को रस्ट ऑफ व्हीट को पिक्यूनिया नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे देखो बाकी ऑप्शन में देख लो कि येलोइंग व्हेन मोसेइक ऑफ ओकरा, ये बेसिकली जो है लीव्स होता है ना,
ठीक है। इसका येलो, ये वेंस जो है ये येलो कलर का दिखने लगता है, ठीक है। ये बेसिकली वायरल डिजीज होता है कहाँ पे, लिप्स में, जिससे कि जो पत्ता होता है वो येलो होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे सिट्रस कैंकर्स है, ये कैसा होता है, ये देख लो कि जब भी ये नींबू होता है ना, यहाँ पे ये सब बीमारी है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जेंथोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है साइट्रस फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 39 नंबर तो देखो पहला क्या है कि येलो वेन ऑफ मोसाइक ऑफ ओकरा, ये बेसिकली वायरल डिजीज है, ठीक है। और सेकंड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है सिट्रस कैंकर, और रस्ट ऑफ वीट जो है फंगल डिजीज है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे प्लांट डिजीज जो कॉज है फंगी है। 40 नंबर देखो, डैश इज ए डिवाइस यूज टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग करंट और नॉट। तो करंट चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस चेक करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्कोप करते हैं, ठीक है। नाउ 1 नंबर जो है, इंटरनेशनल रामायण कनक्लेव 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ था, इंटरनेशनल रामायण कनक्लेव ये जो है बेसिकली कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका, ठीक है। 42 नंबर जो है, इन अप्रैल 2025 विच इंडियन हेरिटेज हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन ए यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार। ये बेसिकली जो है द श्रीमद् भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को फर्दर यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था, ये भरत मुनि, ठीक है। 43 नंबर जो है, यूनाइटेड स्टेट अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम, यूएस जो है अपना विड्रॉल जो है अनाउंस कर दिया था फ्रॉम विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन फरवरी 2025। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अपार्ट फ्रॉम दैट WHO, दोनों से इसने अपना विड्रॉल अनाउंस कर दिया। देखो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, बी एंड सी। बट मुझे लगता है कि एक्चुअली अभी भी क्वाड का मेंबर है, क्वाड का सेशन भी जो है रिसेंट वाला हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, वो यूएस में ही हुआ था। बट UNHRC से 4 फरवरी को इसने रिजाइन कर लिया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ए होना चाहिए आंसर। और WHO से जनवरी 2025 में इसने विड्रॉल कर लिया था, ठीक। आई डोंट नो क्यों दिया है, बट ठीक है, जो है वो सामने है आपका। ऑफिशियल आंसर की में यही दिया हुआ था, ऑप्शन डी, आई डोंट नो क्यों। ओके, 44 नंबर जो है, द स्वारेल ऐप जो है इशूड किया गया था बाय इंडियन रेलवे। ये 31 जनवरी 2025 को किया गया था। 31 जनवरी 2025 को स्वारेल ऐप जो है इंडियन रेलवे के द्वारा इशू किया गया था। नाउ 45 नंबर जो है, इन द फॉलोइंग विच कंट्री डिसमिस द हीथ पेनल्टी इन दिसंबर 2024। तो ये बेसिकली हीथ पेनल्टी किसने डिसमिस किया था, ये है बेसिकली जिम्बाब्वे ने। क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं यार करंट में। 46 नंबर है कि विच स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड गोल्ड रिजर्व। कौन सा स्टेट है ऑफ ईस्टर्न इंडिया जिसने डिस्कवर किया है गोल्ड रिजर्व को, तो वो है बेसिकली उड़ीसा। बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड देखने को मिलता है 42% के अराउंड में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक RBI हैज इम्पोज अ पेनल्टी अगेंस्ट फेमा एक्ट। फेमा एक्ट के तहत जो है किसने, RBI ने इम्पोज किया है पेनल्टी, कौन से बैंक पे, तो है बेसिकली सिटी बैंक एंड IDBI बैंक। 48 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रूथ अबाउट नेटजेरिम कॉरिडोर। नेटजेरिम कॉरिडोर देखो इसके बारे में क्या है कि इट इज़ अ कन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, ये बात ट्रू है, ठीक है। इट इज़ 6 किलोमीटर लॉन्ग, डिवाइडेड गाजा पट्टी इन 2 पार्ट्स, ओके, ये भी ट्रू है। बट जो है इन वेस्ट ऑफ कॉरिडोर मेडिटेरियन सी एंड इसराइल बॉर्डर, क्या बात कर रहा है यहाँ पर देखो। जो नेटजेरिम कॉरिडोर है इसके वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो इसके जैसे यहाँ पे नेटजेरिम कॉरिडोर होगा, ठीक है, इसके वेस्ट में जो है, वेस्ट में कौन सा चीज़ देखने को मिलेगा, तो ये है मेडिटेरियन सी। और जो है ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो इसराइल का बॉर्डर, और ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। ये 6 किलोमीटर जो है लॉन्ग डिवाइडेड गाजा पट्टी इन 2 पार्ट्स, जो कि डिवाइड करता है गाजा पट्टी को इन 2 पार्ट्स। कन्फ्लिक्ट एरिया है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, ये भी बात ट्रू है। तो यहाँ पे देखो ईस्ट और वेस्ट को चेंज कर दिया है, ठीक है, दैट्स इट। तो राइट आंसर जो है नॉट ट्रूथ बोला है वो ए हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो रनर अप था वो कौन था, बेसिकली न्यूजीलैंड, इंडिया ने जिसको जीता था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये क्या है कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर कौन था, जिसका जो बुक का नाम है हार्ट लैम्प, वो किसके द्वारा रिटन किया गया था, तो ये थे बानू मुस्ताक, कर्नाटका की राइटर थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2025 हार्ट लैम्प को मिला था, रिटन बाय बानू मुस्ताक। एंड 2026 का जरूर पढ़ के जाना, फर्दर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस PDF को एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और PDF चाहिए तो बेसिकली आप एक कमेंट कर देना कि आई विल पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच।